क्या कर रहे थे हम क्लास में? सर क्वेश्चंस चल रहे थे। ओके, तो कहाँ तक के हो गए थे क्वेश्चंस? 16 हो गया था। 14 हुआ था ना? सॉरी, 15 करना है। पेज 41। ये कर, इट इज पेज 41। ओके चलो कर लेंगे उसको कर लेते पहले। ये 2021 का बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटोन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस। ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट? ओके, अब ये देखिए, ये जो एनर्जी है, ठीक है, ठीक है, इट इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी और इट इज नॉन रिलेटिविस्टिक। इट इज वेरी हाई एनर्जी, इट इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी, इट इज रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इट इज वेरी हाई एनर्जी, रिलेटिविस्टिक 1880, रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, व्हाट इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन? ऑफ प्रोटॉन मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट m नॉट c स्क्वायर, जहां पर m नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। कितना होता है बताइए जरा? 938। यस, कितना होता है? 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पर क्या है? m नॉट इज रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब जब ऐसा केस हो, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ पर। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वुड बी mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर, mc स्क्वायर डिवाइड बाय m नॉट c स्क्वायर। ओके, व्हाट इज m? m इज relativistic mass of proton, relativistic mass of proton, क्योंकि आपको पता होगा कि when any particle, चाहे चार्ज पार्टिकल ही क्यों ना हो, moves at relative speed, तो उसका मास जो है ज्यादा हो जाता है, हैवियर हो जाता है या लाइटर हो जाता है? तो हैवियर। ओके, तो ये है। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, के ई कितना होगा? ठीक है, ये कितना दे रखा है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे रखा है 1880 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, मास को आप क्या लिख सकते हैं? मास कितना अपीयर होता है बोलिए? मास हैवियर हो जाता है ना, ये समझ पा रहे हैं आप? m रिलेटिव मास इज m नॉट रेस्ट मास डिवाइड बाय दिस फैक्टर। ओके, इसको बोलते हैं 1 बाय गामा। मतलब ये क्या है एक्चुअली, इसको आप ऐसे लिख सकते थे अगर शॉर्ट में लिखना है तो, गामा टाइम्स, आई कैन राइट इट लाइक दिस, m नॉट c स्क्वायर वुड बी कॉमन, कितना हो जाएगा? गामा माइनस 1। ठीक है, सो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज गामा। ओके, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 938 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लगभग कितने टाइम्स कैंसिल करेगा इसको? अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं इस फैक्टर से इसको कैंसिल करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? इट वुड बी 2, समझे? अप्रोक्सीमेटली 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, नहीं इक्वल टू 2, इंप्लाइज दैट, ये कितना हो जाएगा? ये
इक्वल टू 3, और 3 होने पर होगा ये ऐसे बनेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 1/3। देखना है ठीक लग रहा है आपको? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1/9। तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना हो गया? वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज कितना? 1 माइनस 1/9, इट मींस इट इज 8/9। इंप्लाइज दैट स्पीड कितनी है उसकी? स्पीड है 2√2/3 इंटू सी। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो? 2√2, ठीक है 1.42, तो सी से कम आनी चाहिए स्पीड। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना? इतनी स्पीड है। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? स्पीड निकल गई, विच फॉर्मूला टू बी अप्लाइड नाउ? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बताओ? नाउ फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन इन magnetic field, for circular motion in magnetic field, which formula is to be applied? mv square by radius, mv square by r equals to qvb। ओके, अभी बताइए m कौन सा लगेगा, m नॉट या m? इट शुड बी m, नॉट m नॉट। ये m नॉट नहीं होना चाहिए, m होना चाहिए। ठीक है, m का वैल्यू कितना आएगा बता सकते हैं आप यहाँ पे? कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ m? मास का वैल्यू कितने टाइम्स हैवी हो गया है वो देखते हैं जरा। लेट्स सी, m का वैल्यू क्या है? m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वी फैक्टर कितना निकल के आ रहा था हमें? इट वाज फैक्टर 3, है ना? इट वाज 3, तो कितना हो गया 3m नॉट? मतलब कितना अपीयर होगा वो जब वो मूव कर रहा होगा, तो मोशन में रेस्ट के मुकाबले 3 गुना भारी अपीयर होगा, 3 गुना भारी अपीयर। समझ में आया 3 फैक्टर क्यों आया? ओके, 2√2 आएगा, 2√2, ठीक है। तो ये हो गया 3m नॉट मास का वैल्यू। स्पीड का वैल्यू कितना है? 2 रूट इंटू रेडियस, रेडियस तो हमें निकालना है, नहीं स्क्वायर है चूंकि, कितना आएगा स्क्वायर इंटू 8/9 इंटू सी स्क्वायर एक्चुअली, है ना? am I राइट? इक्वल्स टू, नहीं इसको आप ना वही लिखो, एक कैंसिल कर दो लेफ्ट साइड, कितना हो गया 2√2 सी बाय कितना 2√2 सी बाय 3r। राइट साइड में होगा चार्ज क्यू का वैल्यू कितना होता है, या चलो पहले ई लिख लो चार्ज क्यू की जगह, इंटू बी। आपको निकालना रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू कितना आता है? रेडियस का वैल्यू आता है ई बी ऊपर नहीं आएगा, इट वुड बी 3 से 3 कैंसिल कर दो, m नॉट सी 2√2 डिवाइडेड बाय ई बी। एम आई राइट? चेक करो जरा, m नॉट रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg। स्पीड ऑफ लाइट ये 2 इंटू √2 इज 1.41। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। दिस इससे निकालो कितना मीटर, ये मीटर में आएगा आंसर जो आएगा। दिस आंसर वुड बी मीटर्स। कितना मीटर कर लो जरा कैलकुलेट, कितना होता है? नौ 19 28, ये तो कैंसिल होगी सारी पावर, सारी पावर तो होगी कैंसिल। ओके 1.6 अप्रोक्सीमेटली, देखो ये कितना आ रहा है। कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? ये बन रहा है 6 8.8। नहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? बी इज 5 टेस्ला, सॉरी आई टुक इट 1 5 टेस्ला है। आप करो जरा, 1.7 बन रहा है, देखो जरा 1.8 बनना चाहिए, फिर तो 1.7 नहीं 1.8 बनना चाहिए। चेक करो दोबारा, 1.77 है ना? तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? अगर ये 1.77 बन रहा है, 1.77 मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा राउंड ऑफ करने पर? क्योंकि 1 डेसिबल तक पूछा है आपसे, 1.8 मीटर। ओके 1.77 का एक और राउंड ऑफ करोगे तो 1.8 आएगा। तो ये, तो इसमें एक चार चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो एनर्जी है वो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, ये रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा है इसलिए। ओके
ये तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ अब हम कौन सा कह रहे थे? ये था शायद लीनियर एक्सेलरेटर। यहाँ पर मैं आपको एक इमेज कॉपी करता हूँ, देन यू अंडरस्टैंड बेटर। It is an image of linear accelerator, LINAC. ठीक है, लीनियर एक्सेलरेटर। ओके, तो इस लीनियर एक्सेलरेटर में होता क्या है, इसमें सर्कुलर मोशन नहीं होता, लीनियर मोशन होता है, सीधा चलता है पार्टिकल। तो कौन सा मोशन हुआ? ठीक है, इट इज लीनियर मोशन। तो ये लीनियरली एक्सेलरेट करता है, ना कि सर्कुलरली। ओके, तो इसमें क्या होता है, देयर आर मेनी ट्यूब्स, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, निकलता हुआ इनमें से। हर ट्यूब में से जब वो निकलेगा तो एक्सेलरेट होगा। ओके, तो इधर जा रहा है चार्ज पार्टिकल बीटी के साथ। इस पर क्या हुआ है, देखो आप, एक साइनसोइडल, मतलब यहाँ पर एक एसी सिग्नल लगाया हुआ है। ओके, इस पर एक एसी सिग्नल लगाया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले ट्यूब की लेंथ छोटी होती है, फिर आगे बड़ी होती है, फिर और बड़ी होती जाती है। तो अगर पहली ट्यूब की लेंथ क्या है, L1 है, दूसरी ट्यूब की लेंथ क्या है, L2 है, तीसरे ट्यूब की लेंथ क्या है, L3 है, फोर्थ ट्यूब की लेंथ क्या है, L4 है। तो इसका कंसेप्ट क्या है? ठीक है, चार्ज पार्टिकल, कंसेप्ट इसमें एक ही है, बस आपको याद रखना, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल स्पेंट, चार्ज पार्टिकल spent same time, charge particle spent same time in each tube. चार्ज पार्टिकल हर एक ट्यूब में कितना टाइम स्पेंड करता है, सेम या डिफरेंट? सेम। चार्ज पार्टिकल स्पेंड सेम टाइम इन ईच ट्यूब। आप ठीक समझो बात। यहाँ एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, स्पीड बढ़ेगी टाइम के साथ या घटेगी? जैसे जैसे वो आगे चलेगा स्पीड क्या होगी? ठीक है, एज चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, एज टाइम इंक्रीजेस तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, राइज, देन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो, एक्सेलरेटेड रहेगा वो। ठीक है, तो आप समझिए बात को, उसकी स्पीड यहाँ कम थी, यहाँ स्पीड कम थी, यहाँ और बढ़ी, तो स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है। ओके, तो जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उतने ही टाइम में वो कम लेंथ ट्रेवल करेगा, ज्यादा ट्रेवल करेगा? तो किसी गिवन टाइम में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कम होगी, स्पीड ज्यादा होगी और ज्यादा लंबी ट्रेवल करेगा उतने टाइम में, एक फिक्स टाइम में वो क्या करेगा, और ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेगा। इसलिए क्या होगा, हर बार जो ट्यूब है उसका लेंथ बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कितना टाइम स्पेंड करेगा, आप बात समझो। देखो इसकी पोलैरिटी देखो, सीधा पोलैरिटी, यहाँ इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है। ओके, तो क्या होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इसके थ्रू, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो इस ट्यूब में से निकल के जब इसमें एंटर करेगा तो उसको पॉजिटिव पर कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और जब वो ऐसे जाएगा इसमें से निकल के इसमें, तो वो पॉजिटिव पर होगा, तो उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी एक्सेलरेट करेगा। फिर इतने में यहाँ पहुंचेगा, इस किनारे पर पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, अगला वाला पॉजिटिव पर आ जाएगा। तो मतलब ऑल्टरनेट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सो दैट चार्ज पार्टिकल हर बार क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। ओके, अब यहाँ समझने वाली बात है, ये जो सिग्नल लगा रहे हैं आप, ये सिग्नल है। ठीक है, सिग्नल कैसा सिग्नल है, एसी सिग्नल ऑफ व्हाट फ्रीक्वेंसी, ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। मान लीजिए एसी सिग्नल लगाया आपने, फ्रीक्वेंसी एफ का। ओके, तो
अब आप देख रहे हैं ये कितना टाइम बिताएगा ये चार्ज पार्टिकल किसी भी ट्यूब के अंदर। मैं कह रहा हूं कि ये उस ट्यूब के अंदर मान लिया टी टाइम बिता रहा है, let's say it is spending how much time, it is spending t time inside the tube, okay? ये टाइम फिक्स है हर एक ट्यूब के अंदर, ठीक है? ये टाइम फिक्स है हर एक ट्यूब के अंदर, किसके बराबर होना चाहिए इसको बताओ भाई। आप कह रहे हैं जो सिग्नल होता है तो होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर मैं टाइम स्केल पर किसी सिग्नल को लूंगा तो वो यूं चलता है। अगर मैं इसको टाइम लेता हूं इस तरफ तो एक टाइम पीरियड कहां पूरा होगा, एक टाइम पीरियड यहां पूरा होगा। कहां पूरा होगा एक टाइम पीरियड? एक टाइम पीरियड कब पूरा माना जाता है? एक टाइम पीरियड माना जाता है यहां से यहां तक पूरा। ये किसको बताता है? 1t कैपिटल टी टाइम पीरियड को। टी क्या है? टाइम पीरियड, ओके। अब एक टाइम पीरियड में आधा जो सिग्नल है, हाफ सिग्नल, वो पॉजिटिव पोलैरिटी का है नेगेटिव पोलैरिटी का? हाफ सिग्नल पॉजिटिव पोलैरिटी का है और हाफ सिग्नल नेगेटिव पोलैरिटी का। समझ रहे हैं आप? तो अब बताइए वो कितना टाइम स्पेंड करेगा एक ट्यूब के अंदर टी की टर्म्स में, कैपिटल टी की टर्म्स। ये टाइम पीरियड ऑफ वेव कह सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल कहते हो। ये टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल है जो आपने एफ लगाया है ना, तो एफ का रिलेशन टी के साथ क्या होगा? सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल मैंने क्या बताया? टी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल क्या हो गया? 1/t कैपिटल, ओके। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे इस कैपिटल टी में और स्मॉल टी में क्या रिलेशन है, बस इतना सोच समझकर बताओ। ये जो स्मॉल टी में कह रहा हूं कि एक फिक्स टाइम स्पेंड करेगा वो हर ट्यूब के अंदर, तो वो इस टी के साथ क्या रिलेशन होगा? ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशन होगा मैं अगले पेज पर जाता हूं, ठीक है। ये होगा टाइम spent by the charge particle, time spent by the charge particle inside each tube, किसी एक ट्यूब के अंदर नहीं, each tube would be, time spent would be कितना होगा बोलो? कैपिटल टी का आधा है, कैपिटल टी का दुगना है, कैपिटल टी के बराबर बोलो। कैपिटल टी से आधा बोलो, कैपिटल टी से आधा होगा नहीं? समझो भाई बात को। कितना टाइम बिता रहा है वो एक ट्यूब के अंदर? एक ट्यूब एक पोलैरिटी की है, एक ट्यूब पॉजिटिव पोलैरिटी की, एक ट्यूब नेगेटिव पोलैरिटी की है। तो कितना टाइम बिता रहा है वो? इतना टाइम बिता रहा है वो उसके अंदर या पूरा टाइम पीरियड बिता रहा है? इट इज स्पेंडिंग हाउ मच टाइम इनसाइड वन ट्यूब? इट इज स्पेंडिंग हाउ मच टाइम? इट इज स्पेंडिंग t/2 टाइम इन ईच ट्यूब। क्लियर है बात या नहीं? ओके, तो कितना टाइम लगा उसको हर एक ट्यूब में? अब मैं निकालता हूं व्हाट इज t, टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल कैसे निकलेगा? टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल t ये निकलेगा 1/f सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल जिससे आप उसको सोर्स से उसको एक्सेलरेट करा रहे हो, उसकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज का मतलब कितना हुआ? +6। ये हर्ट्ज बने कितने सेकंड? कितने सेकंड का उसका टाइम पीरियड बोलिए? कितने सेकंड्स उसका टाइम पीरियड है? इट इज 10⁻⁻7 सेकंड्स उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल ये समझ में आ गया? कैसे निकाल लिया? 10⁻⁻7 सेकंड उसका टाइम पीरियड है सिग्नल का। क्लियर? तो अब बताओ कितना टाइम स्पेंड करेगा? हेंस स्मॉल टी कितना हुआ? कैपिटल टी का आधा कितना हुआ? ये हुआ 5 × 10⁻⁻8 सेकंड। मैंने कैपिटल टी को आधा कर दिया, ओके। तो अब बताओ कैसे निकलेगा? ट्यूब टाइम वो स्पेंड कर रहा है, वो पूछ रहा है आफ्टर फ्यू ड्रिफ्ट ट्यूब्स इलेक्ट्रॉन अटेन द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है किसी ट्यूब में जाकर, ओके। पूछ रहे हैं द मिनिमम लेंथ ऑफ ईच ड्रिफ्ट ट्यूब इन मीटर टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स फर्दर, उससे आगे भेजने के लिए, उसको फर्दर एक्सेलरेट करने के लिए जब उसकी स्पीड इतनी होगी, ओके, तब उसकी लेंथ कितनी होगी? हम कह रहे हैं लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी है जिस ट्यूब में वो है इस टाइम? इज L, लेंथ ऑफ ट्यूब इज L। तो आप बताओ जिस ट्यूब की लेंथ L है और उसमें इतना टाइम वो स्पेंड कर रहा है और कितनी स्पीड से चलने पर इतनी, तो कितना टाइम लगेगा बताओ भाई? सिंपल सी बात है, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है, कितनी स्पीड से चल रहा है वो वहां पहुंचने पर? 2.9 10⁸ बहुत हाई स्पीड रेशियो, रिलेटिव स्पीड है, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के नियर पहुंच गई है, ओके। इनटू कितना टाइम स्पेंड कर रहा है ट्यूब के अंदर? तो बताओ क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितनी लंबी होना चाहिए उस ट्यूब को? कितना मीटर में होना चाहिए?
5, 10, 45, 14.5 मीटर लंबी वो ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है लीनियर एक्सेलरेटर का? बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। क्या हर ट्यूब की लेंथ बराबर होगी या हर ट्यूब के अंदर जो टाइम स्पेंड करेगा वो बराबर होगा? हर ट्यूब के अंदर जो टाइम स्पेंड करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल वो बराबर होगा। इसलिए क्या होगा, जब स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसी टाइम को कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है, उसकी लेंथ को बढ़ाना होगा। ओके, ये है इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, कितना टाइम स्पेंड करेगा हर एक ट्यूब के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल, जो सिग्नल का टाइम पीरियड है उसका आधा करेगा। क्यों करेगा वो भी मैंने बता दिया आपको। पूरा सिग्नल मतलब यहां से यहां तक का पूरे सिग्नल का टाइम पीरियड है, तो वो एक ट्यूब में कितना स्पेंड करेगा, आधा उसका, क्योंकि हर एक ट्यूब क्या है, एक पोलरिटी की ट्यूब है, पॉजिटिव है या तो या नेगेटिव है। ओके, तो दिस इज अबाउट लीनियर एक्सेलरेटर। ठीक है, तो ये कहां लगा हुआ है लीनियर एक्सेलरेटर? सही, CERN वाला जो प्रोजेक्ट है ना उसमें है। हाँ 15 हो गया ना, अभी किया हमने, 16 कर लिया था क्या? 16, 17 आई थिंक हमने कर लिया, 18 कर लिया हमने, 19 कर लिया। 19 से पहले कोई बचा तो नहीं है? ओके, a wire with uniform line charge density lambda per unit length carry the current I as shown in the figure। मतलब ये वायर के पास चार्ज डेंसिटी भी है और करंट भी है, दोनों चीजें हैं इसके पास। ओके, बट अगर सिर्फ इतना लिखता a wire carries a current I तो हम उसको न्यूट्रल मानते हैं या चार्ज? अगर सिर्फ लिखा होता a wire carries current I, ठीक है, तो हम उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, अभी क्या है वो, चार्ज, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन, नहीं कुछ कहा होता तो हम उसको न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, ये है, तो ये दिया हुआ है। ओके, अच्छा वो क्या कह रहे हैं आगे, टेक द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू बी 1, a particle charge q is at a distance r is traveling along trajectory parallel to the wire, what is the speed of this? मतलब ये जो है इस तरफ मूव कर रहा है कोई पार्टिकल पहले से ही अपनी स्पीड से इस तरफ, तो कह रहे हैं उसकी स्पीड कितनी होगी, जरा समझते हैं इसको। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, चलिए इसको हम z डायरेक्शन मान लेते हैं, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ द वायर इज अलोंग z डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बोलिए, b म्यू नॉट I ओवर कितना दूर, यहाँ 2 पाई r पाई कैप। ये जानते हैं आप सभी? नहीं। ओके, तो वैसे अगर मैं इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज में पूछूं तो क्या होगा, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप इसको इस तरफ से ग्रिप करेंगे, अपना थंब लेंगे तो आपकी फिंगर इनटू द पेज जाएंगी या आउट ऑफ द पेज, बोलिए, डॉट या क्रॉस, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इनटू द पेज। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इनटू द पेज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, क्या इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? ये एक चार्ज वायर है, करंट कैरी कर रहा है I, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पांसिबल है, चार्ज डेंसिटी उसके पास है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, कितना होगा, इनफाइनाइट वायर, चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, इस डायरेक्शन में होगा, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये तो B का डायरेक्शन है जो ये है ना क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से किधर होगा, ऐसे 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 होगा ना, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डिनोट, किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द वायर और टुवर्ड्स द वायर, अवे फ्रॉम इट। ये कौन सी डायरेक्शन होती है सिलिंड्रिकल सिस्टम में, वायर को कौन से सिस्टम से डील करेंगे, वायर को कौन से सिस्टम से डील करेंगे बोलिए, सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल। ये कौन सी डायरेक्शन है सिलिंड्रिकल में जो बाहर की तरफ जा रही है, उसको लिखते हैं स्टेप 1 ये था, 2 ये है, क्लियर हो गया बात, स्टेप। ओके, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी विल फाइंड एफ मैग्नेटिक, क्योंकि दोनों तरह के फील्ड है ना, तो एफ मैग्नेटिक निकलेगा या एफ इलेक्ट्रिक निकलेगा, दोनों निकलेंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को मूव ऑलरेडी कर रहा है ना वो, तो जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ऑलरेडी तो उसको दोनों फोर्सेस अफेक्ट करेंगे या एक के बाद एक लगेगा, दोनों एक साथ लगेंगे या एक के बाद एक लगेगा। एक ऐसा हमने क्वेश्चन किया था ना जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों थे या नहीं, ओके, तो उसमें चार्ज पार्टिकल पहले से मूव करता हुआ आया था, समझ रहे? ठीक है, तो दोनों एक साथ एक्ट करेंगे, मूव ऑलरेडी कर रहा हो, दोनों एक साथ एक्ट करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता तो क्या होता, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता तो दोनों एक्ट करते या कोई एक एक्ट करता, तब पहले इलेक्ट्रिक एक्ट करता, अगर रेस्ट पर होता फिर मैग्नेटिक एक्ट करना शुरू करता। बट यहाँ क्या है, दे वुड एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ एक्ट करेंगे, पहले से मूव कर रहा।
अब कुछ का डाउट ये इनफाइनाइट वायर नहीं दिया हुआ, इनफाइनाइट वायर नहीं दिया हुआ तो लेंथ भी तो नहीं दिया हुआ ना, लेंथ नहीं दिया हुआ तो इनफाइनाइट मानेंगे, वरना क्वेश्चन ही नहीं होगा ये। ओके, एफ मैग्नेटिक कितना होगा इसका? एफ मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल क्यू पर जिसकी वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर b है, ये लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है एफ मैग्नेटिक होगा कितना? एफ मैग्नेटिक होगा q म्यू नॉट आई v डिवाइडेड बाय 2 पाई r। डायरेक्शन बता दो मुझे जरा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता दो मुझे, बोलो। राइट हैंड ग्रिप रूल से मैं डायरेक्शन पूछ रहा हूं। v क्रॉस b का क्या डायरेक्शन बनेगा? आप अपने पाम को स्क्रीन पर रखोगे, ऐसे रख दिया आपने, अपना पाम स्क्रीन पर रख दिया, इस पर इस तरह रखा कि आपकी राइट हैंड की फिंगर इस तरफ है, ये फिंगर है, ये आपका पाम स्क्रीन पर रख दिया आपने, अपनी फिंगर घर ले ली। ओके, आपका थंब इस तरफ हो गया। अब फिंगर को, इन वाली फिंगर को किधर मोड़ोगे? इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज। पाम की तरफ से रखा है तो इनटू द पेज मोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इनटू द पेज है। तो आपका थंब किस तरफ जाएगा? आपने ऐसे राइट हैंड रखा, अपनी फिंगर को ऐसे सीधे किया पहले, फिर उनको किधर मोड़ा? बी के डायरेक्शन में, इनटू द पेज। तो आपका थंब इधर आ रहा है। थंब इधर आने का मतलब क्या? ठीक है, थंब इधर आने का मतलब है कि फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है, रिपल्सिव लग रहा है, टू द लेफ्ट है या टू द राइट है? टू द लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, टू द लेफ्ट। इक्वेशन नंबर डी, ये फोर्स अट्रैक्टिव है रिपल्सिव? बोलिए, इज दिस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? इट इज अट्रैक्टिव। दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। मैं कुछ करे भी ये बता सकता था कि अट्रैक्टिव ही होगा, टुवर्ड्स द वायर होगा, मैं बिना कुछ करे बता सकता था इस बात। ठीक है, कैसे पता लगा सकता था मैं? आपने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है, दो पैरेलल करंट क्या करती हैं आपस में? अट्रैक्ट या रिपेल। मैं बिना कुछ मैग्नेटिक निकाले बता सकता था ये चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट ही होगा। हाउ वुड आई नो? यू नो दैट पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्यू, अब आप कुछ लोग कह सकते हैं भाई पॉजिटिव तो नहीं लिखा हुआ है इसके आगे। अरे भाई, जब कोई साइन नहीं लगाते हम तो पॉजिटिव ही माना जाता है। तो ये पॉजिटिव क्यू इस तरफ v में मूव कर रहा है, तो इसकी करंट किधर होगी? इसकी करंट, इस क्यू की करंट उसके मोशन के डायरेक्शन में होगी या उससे अपोजिट? क्यू अगर इधर मूव करे वेलोसिटी v से तो उसकी करंट इधर ही होगी या नहीं, या अपोजिट होगी? उसी डायरेक्शन में होगी। ओके, उसी डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा? ये वायर के पैरेलल आएगी करंट चार्ज पार्टिकल की, या उसके अपोजिट, उसके पैरेलल आएगी? पैरेलल आना मतलब अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट होना या रिपेल होना? अट्रैक्ट होना। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, एफ अट्रैक्टिव, ठीक है, एफ मैग्नेटिक इज एफ अट्रैक्टिव। क्लियर? आगे चलते हैं। एफ इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला होता है Q into E, है ना? तो वो कितना है? लैम्डा Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ये बताओ, टू द राइट टू द लेफ्ट। अब ये सिंपल है, ये चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, लैम्डा इज पॉजिटिव, और चार्ज पार्टिकल Q भी पॉजिटिव है, तो आपस में कैसे करेंगे? वो पॉजिटिव चार्जेस विल रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज पार्टिकल मतलब दो चार्जेस हैं, दोनों प्लग हैं, दे विल रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर इलेक्ट्रिकली। तो क्या हुआ? टू द राइट या टू द लेफ्ट? टू द राइट। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। अब ये बताओ, दे आर, ठीक है, अट्रैक्टिंग मैग्नेटिकली बट दे आर रिपेलिंग इलेक्ट्रिकली। मैग्नेटिकली दे आर अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रिकली दे आर रिपेलिंग, वो रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, वो या सीधे जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस r इज ट्रैवलिंग अलोंग द ट्रैजेक्टरी पैरेलल टू द वायर। अभी पैरेलल टू द वायर कब मूव करेगा? जब दोनों फोर्सेस बराबर हो। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इफ चार्ज पार्टिकल कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कब बताओ, कब मूव कर सकता है? इफ, बोलिए, इफ एफ मैग्नेटिक इज मोर, एफ इलेक्ट्रिक इज मोर और बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जब उस पर क्या हो? एफ मैग्नेटिक प्लस एफ इलेक्ट्रिक का सम कितना होना चाहिए? 0 हो तभी तो पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल ओनली इफ सम ऑफ बोथ द फोर्सेस 0 इक्वल। इक्वेट कर दो दोनों को, उनके मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दो। तो पहले पर लगने वाला क्या है? मैग्नेटिक म्यू 0 क्यू नॉट क्यू म्यू 0 आई वी डिवाइड बाय 2 पाई आर। ओके, लैम्डा क्यू
डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल हो गया बोलो, हमें निकालना क्या, v निकालना है। q से q कैंसिल हो गया, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया। ओके, और कुछ नहीं हो रहा, तो क्या बन रहा है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, स्पीड या क्या, स्पीड का है लैम्डा बाय आई इनटू क्या 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बन रहा है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, म्यू नॉट 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वैल्यू तो आपको पता लग गया होगा, सी स्क्वायर होता सी स्क्वायर है, बट इन दिस क्वेश्चन क्या है, हम तो इस क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। इन दिस क्वेश्चन क्या रखा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1, तो आना क्या चाहिए था, वैसे आना चाहिए था लैम्डा सी स्क्वायर बाय आई, बट चूंकि उन्होंने ये बंदे रखा है, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा बोलो, आना इतना चाहिए था, इक्वेशन नंबर कितना 6, बट इस क्वेश्चन में चूंकि ये दे रखा है, इसलिए कितना लगेगा आंसर, लैम्डा बाय आई, विच आंसर इज करेक्ट, लैम्डा बाय आई। समझ आई बात नहीं, आई होप इट इज क्लियर। ये भी दोनों के बैलेंसिंग पर बेस्ड था। बेटी ये बड़ी आसान सी बात बताता हूं मैं आपको, अगर पिछले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज पार्टिकल किसी स्पीड के साथ मूव करने पर अनरिफ्लेक्टेड मूव करता है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए बोलो, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो अनरिफ्लेक्टेड मूव करे, बता सकते हो आप मुझे। मैंने जब आपको ये बताया था, जब दो इलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और चार्ज पार्टिकल पहले से ही मूव करता हुआ आ रहा होता है, ओके, पहले से ही आ रहा होता है चलता हुआ, तो उसको किस स्पीड से चलते हुए आना चाहिए, ओके, और किस डायरेक्शन में आना चाहिए, किस स्पीड से आना चाहिए, किस डायरेक्शन में आना चाहिए कि वो अनरिफ्लेक्टेड मूव करे, उसको उसके दोनों फोर्सेस एकदम से घुसते ही क्या हो, जैसे ही वो एंटर करे वो बैलेंस हो जाए। आंसर होगा ई बाई बी, मैंने बताया था आपको ई बाई बी, और डायरेक्शन क्या होगा कि तो स्पीड हुई ई बाई बी, डायरेक्शन क्या होगा ई कैप क्रॉस बी कैप, ई कैप क्रॉस बी कैप। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इससे भी निकाल सकते थे, आप इससे भी इसका आंसर निकाल सकते थे। तो आपने यहाँ निकाला बी, यहाँ निकाला बी, ये निकाला ई, इससे भी करके आप बैलेंस कर सकते थे उसको। तो ई बाई बी कर लेते, स्पीड तो निकल के आ जाती, तब भी देखो आंसर चेंज नहीं आएगा, आप करके देख लो। अगर आप फोर्स नहीं निकालना चाहते, ठीक है, अगर आप फोर्स नहीं निकालना चाहते, मान लीजिए यहाँ तक नहीं जाना चाहते, तो मैंने पूरा करके दिखाया आपको सिस्टमैटिक तरीके से, बट मैंने आपसे कहा था जब ई एंड बी परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के और चार्ज पार्टिकल पहले से ही मूव करता हुआ आ रहा हो, तो कितनी स्पीड से मूव करता हुआ आए सो दैट कि उसका मोशन अफेक्ट ना हो, तब ये आंसर आता है ई बाई बी। तो अगर आप ई बाई बी निकालते हैं ना यहाँ पर, तो भी आपका वेलोसिटी उतना ही आएगा जितना यहाँ पे आया है, ओके, ठीक है, सेम आएगा, ओके। और डायरेक्शन किधर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं जरा, देखो हमारा कंसिस्टेंट आता है या नहीं। सिलेंड्रिकल सिस्टम में ई का डायरेक्शन क्या है, ये निकाल रहा हूं मैं, आई एम फाइंडिंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई, एस कैप क्रॉस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी, पाई कैप। तो चार्ज पार्टिकल को किधर मूव करना चाहिए, टू मूव अनरिफ्लेक्टेड, अनरिफ्लेक्टेड मोशन करने के लिए उसको किधर मूव करना चाहिए, इन व्हाट डायरेक्शन इट शुड मूव, प्लस जेड ना, तो ये प्लस जेड में ही जा रहा है नहीं जा रहा अभी, टू मूव अनरिफ्लेक्टेड इसको किधर मूव करना चाहिए बोलो, इट शुड मूव अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन, वाई के पैरेलल ही ना, ये जेड डायरेक्शन है ना, दिस इज जेड डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर, इस पर आओ, मैं क्यों बता रहा था आपको, बात समझो, पेज 41 है नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, पार्टिकल मूव्स अनरिफ्लेक्टेड, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए, इफ चार्ज पार्टिकल हैज टू मूव अनरिफ्लेक्टेड, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ई बाई बी, और उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए मोशन का, ई कैप क्रॉस बी कैप, ये कैप्स हैं मतलब यूनिट वेक्टर्स हैं, ओके। तो जरा देखें मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए उसकी स्पीड का, ई बाई बी, डायरेक्शन भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग माइनस के क्रॉस बी इज अलोंग प्लस जे, तो क्या होगा ई बाई बी, व्हाट डायरेक्शन इज कमिंग आउट टू बी दिस, के क्रॉस जे इज कमिंग आउट टू बी प्लस आई, मतलब वो चार्ज पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा कितनी स्पीड से, ई बाई बी से, तो वो अनरिफ्लेक्टेड मूव करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ओके। अब आ जाइए इस पर,
particle has positive charge, velocity is it correct or not? Tell me. It is completely wrong. Check करो, प्लस होना चाहिए ना इसको. तो A option is wrong. Particle has positive charge, velocity is it correct or wrong? This is correct है ना? Particle has negative charge, velocity is. अब ये जो एनालिसिस है वेलोसिटी की, ये पॉजिटिव चार्ज पर एप्लीकेबल है या नेगेटिव पर? बताओ. ए गलत है, बी सही है. सी और डी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ये जो वेलोसिटी हम निकालते हैं फॉर अनडिफ्लेक्टेड मोशन, इट इज एप्लीकेबल ऑन पॉजिटिव चार्ज, एप्लीकेबल ऑन नेगेटिव चार्ज और एप्लीकेबल ऑन बोथ. इट इज एप्लीकेबल टू applicable to both positive and negative charges. दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पर कुछ और लगेगा, नेगेटिव पर कुछ और लगेगा. इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ. So which is the correct answer? This is wrong and this is correct. Okay, इज आर था ना यहाँ पर, तो दो सही है ऑप्शन. कौन कौन? बी एंड डी. क्लियर नहीं क्लियर? जरा पिछले क्वेश्चन पे जाओगे, क्लियर नहीं है. Try to understand my point. अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, माइनस क्यू होता, तो क्या होता? अगर ये चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू होता इंस्टेड ऑफ प्लस क्यू, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर असर नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि किसके फील्ड है? ये किसके फील्ड है? वायर के. ओके, ये यही रहते. बट चार्ज ये वाला माइनस होने से क्या होता? ये वाले फोर्स का डायरेक्शन बदल जाता है. इस वाले फोर्स उल्टा हो जाता. यहां माइनस लगने से इसका डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता. तो ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था हमारा. इसमें माइनस लगने से एफ मैग्नेटिक रिवर्स हो जाता, एफ इलेक्ट्रिक भी रिवर्स हो जाता. तो जो पहले लेफ्ट को आ रहा था वो राइट को आ जाता, और जो राइट को आ रहा था वो लेफ्ट को आ जाता. बट ओवरऑल रिजल्ट पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, समझे बात या नहीं? मतलब चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव बना दिया जाए ये वाला, तब क्या होगा? ये वाला फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा मैग्नेटिक, और इलेक्ट्रिक वाला अट्रैक्टिव हो जाएगा. बट जो ओवरऑल सम है ना दोनों का ऐड, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही. ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो ये वाला फार्मूला है ना अनडिफ्लेक्टेड मोशन के लिए, ये जो फार्मूला है ना फॉर अनडिफ्लेक्टेड मोशन, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर बोथ. ध्यान रखिए आप, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इज फॉर अनडिफ्लेक्टेड मोशन, इन perpendicular E and B fields. Okay. पेज 42 होना चाहिए. देखना जरा पेज 42 नहीं होना चाहिए. सॉरी, अब देखिए जरा, ये ऐसे कनेक्शन है, कटा हुआ है यहाँ से, प्रिंटिंग मिस्टेक है. इसमें आई करंट आ रही है, तो जब आई करंट आ रही है तो ऐसे जाएगी वो करंट, और इधर ही आई चली गई, इधर आई चली गई. क्लियर? हमें निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ. ये जो है ना क्यू टी एस, जो अर्थ है, सर्कुलर अर्थ, इसके ऊपर फोर्स निकालना है. क्लियर? तो कोई सीधा होता है ना वायर ऐसे, और मैग्नेटिकली इनटू द पेज हो, तो करना बड़ा आसान होता है. कितना लगेगा फोर्स बता सकते हो? इसी स्ट्रेट वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रही हो और मैग्नेटिकली इनटू द पेज हो, तो फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो कितना होगा? फोर्स एफ. राइट हैंड ग्रिप रूल से बता सकते हो कितना होगा फोर्स का डायरेक्शन? कितना होगा? राइट हैंड थंब रूल, ग्रिप रूल से फोर्स का डायरेक्शन कितना आएगा? आप देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा? ऐसे आएगा. थंब आपका ऐसे आएगा, ऐसे आएगा या नहीं? फोर्स इस डायरेक्शन में प्लस जेड में. ठीक है, अगर स्ट्रेट हो तब. ये किसकी बात हो गई? दिस इज फॉर स्ट्रेट सेगमेंट, फॉर स्ट्रेट सेगमेंट. ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ब्लैक लाइन. मैग्नेटिक फील्ड किधर है?
बी इंटू द पेज है और आई था। क्लियर? बट क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है तो आप बता सकते हैं कि मैं मतलब बिना किसी कैलकुलेशन के इस पर फोर्स निकालना चाहता हूं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो QT Q से लेकर T तक का जो पार्ट है इस पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे आएगा? अगर मैं आपसे यहां पूछूं, यहां इस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? बोलिए, फोर्स का डायरेक्शन कैसे आता है हमेशा? परपेंडिकुलर टू वायर, परपेंडिकुलर टू करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसे आएगा बताइए? सीधा नहीं है ये वायर, QT वायर सीधा नहीं है, घूम रहा है। तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा इस पॉइंट पर अगर मैं निकालूंगा तो वो ऐसे आएगा। राइट हैंड ग्रिप रूल से कर रहे हो ना? ऐसे, ये किसका डायरेक्शन है? इस पर फोर्स का, इस पॉइंट के लिए। ओके, कितना एंगल बनाएगा ये वायर से? व्हाट एंगल इट विल मेक विद दिस? यहां पर ये कितना एंगल क्रिएट करेगा ये बोले करंट से? 90 क्रिएट करेगा नहीं? FQT है ये, FQT। बोलो, अब इस तरफ वाले पर आ जाओ। यहां इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा इसका? बोलो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा यू। ओके, कितना? एफ। राइट हैंड ग्रिप रूल सही, कौन सा है? टीएस। कितना एंगल बनाएगा यहाँ करंट से? ये जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, 90। ओके, नॉट ओके? भाई राइट हैंड ग्रिप रूल ही लगा रहा हूँ, इस पर कैसे आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगा रहे हो? अपनी फिंगर को इधर ले रहे हो राइट हैंड की, ओके, फिर उनको किधर मोड़ रहे हो? इनटू द पेज। ऐसे अपनी फिंगर आपने ली, आपने अपने हाथ को, राइट हैंड को कहां पुट किया? स्क्रीन पर। कैसे पुट किया? आपकी फिंगर इधर हो, फिर उनको किधर मोड़ा? इनटू द पेज। तो आपका थंब किधर गया? ऊपर। ऐसे फोर्स निकाला। अब यहां आ जाइए, इसमें ऐसे करंट जा रही है QT में, QT वायर में करंट ऐसे जा रही है। तो अपनी फिंगर किधर लोगे भाई? ऐसे लोगे ना, यूं अपने पाम को स्क्रीन पर पुट करोगे, अपने राइट हैंड की फिंगर इधर लोगे, तो आपका जो थंब होगा वो फिंगर के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा या नहीं? ये थंब है आपका, थंब, क्योंकि आपने अपनी फिंगर को किधर मोड़ा है? इनटू द पेज। ओके, समझ आ रही है बात? नहीं? ये कौन से वाले वायर की बात हो रही है? QT की बात हो रही है। TS में क्या होगा? TS में करंट ऐसे है, ये T पॉइंट है, S पॉइंट है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ही है। तो अपनी फिंगर किधर रखोगे आप? ऐसे। तो आपका थंब किधर जा रहा होगा? इस करंट के परपेंडिकुलर ऐसे। कितने एंगल पर? 90 पर। बोलो, तो जब इन दोनों को सम करोगे आप, QTS निकालोगे, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बता सकते हो आप मुझे? अगर दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ओके, दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसे ही ना, तिरछे फोर्सेस है ना, ठीक है, तो इन दोनों का ये कौन सा है? FQT। ये कौन सा फोर्स है? FTS। तो इनके कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे बताइए? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे या नहीं? और ये वाले कंपोनेंट, ठीक है, कैंसिल हो गया नहीं, ऐड हो जाएंगे। तो बता सकते हैं ये जो आर्क दी हुई है इस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था अभी आपको, जो सर्कुलर आर्क दे रखी है QT है, तो उसका फोर्स किधर आएगा बताइए? Y में आएगा, -y में आएगा, प्लस में, -z में, क्या आएगा बोलो? इसका जो फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? प्लस के कैप में। समझे? ये जो एक्सरसाइज थी ये मैग्नीट्यूड निकालने की नहीं थी, ये एक्सरसाइज से डायरेक्शन निकालने की थी, ये जो अभी मैंने बताया। ओके, तो जल्दी से हम क्या करेंगे? इस वाले पर राइट हैंड ग्रिप रूल से QT के ऊपर थंब इस तरफ ले लिया, TS पे थंब इस तरफ ले लिया, दोनों का देखा, अगर दोनों का ऐड करता हूं मैं वेक्टोरियली तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं और वर्टिकल ऐड हो जाते हैं। तो नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या बनता है? प्लस के कैप, प्लस z बनता है। ओके, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूं, आएगा कितना जरा समझिए। लॉजिकली व्हाट इज द डिफरेंशियल फोर्स? डिफरेंशियल फोर्स लूंगा मैं, क्यों? उसका कारण है, ठीक है, उसका कारण ये है क्योंकि हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालेंगे, DFQT। हम QT के ऊपर कोई छोटा सा एलिमेंट लेकर उसका फोर्स निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे आंसर। इस पर कोई छोटा सा एलिमेंट लिया QT, क्या होगा उसका फोर्स? I, फोर्स का इक्वेशन पता है ना, DL QT क्रॉस B। ओके, और नेट फोर्स कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ I DL QT क्रॉस B, ऐसे होगा। तो I करंट है इसमें, DL QT कितना है? DL QT
करंट जो है ना, करंट का एलिमेंट तोड़ना, एलिमेंट पे ब्रेक करना है। आप देख रहे हैं QT, ये है ना QT, ये DL है, दिस इज DL, इट इज DL QT। ये तिरछा है सीधा है, इट इज टिल्टेड। इसके दो कंपोनेंट आएंगे किसकी तरफ, अगर मैं ऐसे तिरछे वेक्टर को तोड़ूंगा तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे DL के, एक इधर और एक इधर, आएंगे या नहीं? एक कौन सी डायरेक्शन में आएगा, एक आएगा dy y कैप प्लस में और दूसरा आएगा dz z कैप। एम आई राइट और नॉट? DL QT, DL का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट तिरछा है। तो ये समझ में आ रही बात आपको या नहीं, ये वाली? ओके अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट से ये क्या बनेगा, DF QT I DL QT क्रॉस B। अब B कितना है, B देखो जरा, देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा B, ये तो डायरेक्शंस दी हुई है उसके हिसाब से B क्रॉस दे रखा है, तो ये क्या माना जाएगा, B वुड बी B नॉट इनटू द पेज, इनटू द पेज मतलब माइनस के या प्लस के, ओ सॉरी माइनस x या प्लस x, माइनस x। समझ में आ रहा है? तो क्रॉस प्रोडक्ट करके लिख दो जरा दोनों का, कितना आंसर आया मुझे बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का बताना। एक बन रहा है I, मैं लिख रहा हूँ I D नॉट, मैंने बाहर ले लिया कांस्टेंट की तरह, y क्रॉस माइनस x, dy के साथ बनेगा प्लस z और dz के साथ बनेगा z क्रॉस x y। देखना जरा ठीक है क्या, DF QT आ गया? अब आ जाइए DF TS, ये होगा I DL TS क्रॉस B। अब ये DL TS कितना है, DL TS की करंट देख रहे हो आप कैसे जाएगी, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके, तो इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट राइट में आएगा TS का। ओके तो क्या क्या बनेगा बताओ, एक बन रहा है प्लस y और एक बन रहा है माइनस z। DL TS कितना होगा, ये होगा एक कंपोनेंट होगा dy y कैप में और एक कंपोनेंट होगा dz z कैप माइनस z। ओके तो यहां पर रख दीजिए I D नॉट बाहर आ गया, तो कितना बनेगा, y के साथ क्या आएगा, इट वुड बी प्लस z और दूसरा वाला कंपोनेंट बनेगा इस बार प्लस हो जाएगा dz y कैप, इक्वेशन नंबर 2। तो QT वाला जो है उसका फोर्स के दो कंपोनेंट है QT वाले के, एक है प्लस z में और दूसरा माइनस y में। फोर्स के कंपोनेंट है ये, देख लो जरा, मैं इसको मिटा रहा हूं, फोर्स ये किसको बता रहा है, फोर्स को बता रहा है, ये तो बता रहा था हम, फोर्स QT पर फोर्स के दो कंपोनेंट है, कौन कौन, प्लस z एंड माइनस y। इसके कंपोनेंट में तोड़ोगे ना अगर इस वाले को, इस वाले एरो को, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन, एक आएगा प्लस z अप और एक आएगा माइनस y टू द लेफ्ट ऐसे, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स यहां बेहतर होगा दिखाना। इसके दो कंपोनेंट आएंगे क्या क्या, एक तो आएगा ये माइनस y और एक आएगा प्लस z, ऐसा ही हो रहा है। आगे चलो, TS के दो कंपोनेंट है प्लस z एंड प्लस y, TS ये TS, इसके दो कंपोनेंट है, एक प्लस y और एक प्लस z फोर्स। ओके तो अब क्या हुआ, डिफरेंशियल फोर्स QTS, डिफरेंशियल फोर्स QTS, किसका सम होगा वो, QT प्लस TS। तो कौन कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, चलो विच कंपोनेंट्स वुड बी कैंसिल, दोनों को ऐड करने पर 1 एंड 2, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स वुड बी कैंसिल्ड, वो आप यहां से भी देख सकते हो, कौन कौन से फोर्स के कंपोनेंट कैंसिल होंगे आपस में, y z वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है, y कैंसिल होकर z वाले ऐड हो, ये बन गया हमारा। ओके तो नेट फोर्स कितना हुआ, FQTS, ये हो गया इंटीग्रल 2IB नॉट dy z, ये हमारा बन रहा है इक्वेशन। अब लिमिट किसके ऊपर लेनी है, y। अब बस जरा समझिए, हमने आधा आधा अर्थ लेकर फोर्स को यहां डबल कर दिया, ऐड किया ना हमने, तो लिमिट जो है वो आधे पर होगी y की या पूरे पर, y की जो लिमिट है होगी वो QTS पूरे के लिए होगी, y की जो लिमिट आएगी या हाफ के लिए आएगी, लिमिट हाफ के लिए आएगी, क्यों, क्योंकि हम डबल कर चुके हैं उसको ऐड करके। ओके अब जरा समझिए y की लिमिट होगी कितनी, y की लिमिट होगी
पूरे पूरे अर्थ के लिए ये किसकी लिमिट है? इट इज द लिमिट ऑफ वाई, जो ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये वाई की लिमिट है। ओके ठीक है, तो बता सकते हैं वाई की पूरी लिमिट कितनी है? अगर मैं ये मिड पॉइंट जो है यहाँ इसके सामने जो है ये, इसको मैं ओ ले लेता हूँ, तो पूरी पूरा ग्रीन लाइन का वैल्यू कितना होगा? पूरा ग्रीन लाइन कितना होगा बोलिए भाई? आप देख रहे हैं ये एंगल 60 दिखा रखा है, ये आर है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? ये वाली ग्रीन कलर की लाइन आर होगी या नहीं? तो ये एंगल 60 है। ओके ये तो पूरा वैल्यू, पूरा लेंथ तो ग्रीन कलर होती है आर। तो लिमिट क्या होगी हमारी, जरा समझो। 0 टू r/2 या माइनस r/2 से प्लस r/2? 0 से r/2 लिमिट लूं मैं, या माइनस r/2 से प्लस r/2? अगर पूरा लिमिट लेंगे आप तो माइनस r/2 से प्लस r/2 जाएगा, और आधा लिमिट लेंगे तो क्या जाएगा? 0 से r/2। तो इज दिस करेक्ट? लिमिट इज करेक्ट और नॉट? यस। तो आंसर क्या आएगा? आई बी नॉट आर किस डायरेक्शन में? जेड कैप। इक्वेशन नंबर 4, इतना नेट फोर्स लगेगा इस आर्क के ऊपर। ओके एक बात बताइए, क्या ये सेमी सर्कुलर आर्क है? क्या ये आधा है सर्कुलर पार्ट का? क्या ये सर्कल का आधा पार्ट है? इज दिस इक्वल टू हाफ ऑफ सर्कल? बोलिए। आंसर इज नो, ये सर्कल का आधा पार्ट नहीं है, है ना? लिमिट फिर से बता रहा हूं मैं, आप समझो बात को। पहले आप ये बताओ लेंथ कितना है? ये वाई है ना, वाई भाई देखो डायरेक्शन देखो, ये वाई है ना, तो पूरा अर्थ कहां से कहां तक फैला हुआ है वाई के लिए? वाई के लिए कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये यहां तक। और जेड का लिमिट लेना होता तो कहां तक फैला होता वो? ये जेड का लिमिट होता अगर लेना होता तो, क्योंकि लिमिट किसके ऊपर है? वाई के ऊपर। जेड कंपोनेंट जो जेड वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अगर जेड के ऊपर ही लेना होता तो ये बनता हो, तो वाई क्योंकि ये डायरेक्शन है तो ये है। अब ये लेंथ आर है, ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे पता है ये आर है, ये भी आर है। ओके और एंगल 60 है, दिस एंगल 60, तो ये भी आर होगा सर। तो वाई की लेंथ कितनी हुई पूरी इस अर्थ के लिए? आर। अब लिमिट कितनी होगी बात बताइए? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के वाई की लिमिट या उसकी आधी? मैंने कहा ना, मैंने उसको ऐड करके दुगना कर दिया ऑलरेडी। मैंने दोनों कंपोनेंट को ऐड करके, क्यूटी एंड टीएस को ऐड करके दुगना कर दिया, डबल। तो लिमिट आधा लिया जाएगा, फुल वाई का लिमिट लिया जाएगा आधा। इट मींस इट वुड बी माइनस r/2 टू प्लस r/2 या 0 टू r/2। हाफ लिमिट वुड बी 0 टू r/2। ये आंसर है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब एक काम करता हूं, मैं थोड़ा क्वेश्चन को बदल देता हूं, देन यू विल टेल मी द आंसर। I am changing the question. मान लिया ये है क्वेश्चन आपके पास अभी। क्वेश्चन ओके, यहां से आपने वायर का कनेक्शन बनाया इसका, तो ऐसे करंट जा रही है, इट इज Q, इट इज T, इट इज X। अब ये पूरा ना हाफ सर्कल है, आई करंट इधर से जा रही है, आई करंट इधर से, ये इसका सेंटर है। ओके यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, ये सेंटर है इसका। डायरेक्शन पहले की तरह ही है, X Y Z। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स इनटू द पेज। नॉट ओके। अब बताओ इसकी लिमिट क्या होगी? होगा पहले जैसा ही, everything else remains same. Okay, everything else remains same except limit. ये क्या है? It is semicircular ring. इस पर फोर्स बताना है।
तो इसका भी क्या होगा, FQTS would be 2I V naught limit dy z। इसकी लिमिट बताओ क्या होगी, बताइए भाई। पहले कितना हिस्सा रहा होगा, पहले इससे कम होगा ना भाई। वो दिखा रखा था उन्होंने ऐसे एंगल, जरा समझो मेरी बात, उन्होंने ऐसे दिखा रखा था, ये इतना और ऐसे, उन्होंने इस एंगल को 60 बता रखा था, ठीक है ना। तो कितना हिस्से की बात कर रहे थे वो, सिर्फ इतने की, they were talking about this much part only, ओके। अच्छा ये एंगल कितना है, अगर एंगल की टर्म में आप बात करना चाहते हो तो ये वाला पॉइंट अब खिसक कर यहाँ आ गया है, ये वाला पॉइंट खिसक कर यहाँ आ गया है, कितना एंगल हो गया होगा ये 180 ना, अगर एंगल की टर्म में आप बात करना चाहते हो। दिस टाइम लिमिट वुड बी हाफ, हाफ मतलब 0 to r, कितना आएगा आंसर, I V naught r z कैप। क्लियर? ओके, सेमी सर्कुलर आर्क पे लगने वाला फोर्स, ओके। अच्छा अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं, फुल रिंग, लेट मी डू द फुल रिंग नाउ। लिमिट भाई आधी लेनी है ना, मैंने बोला था लिमिट आधी लेनी है, तो देखो जरा, ये r है, पिछली बार क्या था, पूरा वैल्यू r था, तो मतलब ये वाला लिमिट कितना होता है, ये वाला वैल्यू r/2 होता, ये आधा वैल्यू इस बार कितना है r, ओके। तो 0 to कैपिटल R लिमिट था। ये कौन सी डायरेक्शन है, लिमिट नहीं पता लग रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है, y के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं पूरे सर्कल की, पूरे सेमी सर्कल की, तो y की लिमिट कितनी हुई, ये वाली डायमेंशन ये कितनी हुई भाई, एक सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, सर्कल की रेडियस के बराबर हुआ नहीं, तो पूरे की लिमिट कितनी होती, पूरे की लिमिट होती इस 0 से इस तरफ चलता -r और यहाँ चलता +r y के लिए। आधी लिमिट का मतलब क्या हुआ, आधी लिमिट का मतलब होगा सेंटर से लेकर r, y की आधी लिमिट ये y है ना, ये देखो ये y है पूरे सेमी सर्कल के लिए, ओके। तो सेमी सर्कुलर रिंग पर फोर्स इतना आ रहा है, अगर फुल सर्कल हो तो क्या होगा, रिंग हो तो क्या होगा, r रेडियस का रिंग है, उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ओके, I करंट, इसको मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है, इनटू द पेज, B नॉट I, ओके। तो कितना होगा बताइए, F फुल सर्कल, बताइए। अगर मैं इसको फिर से वही डिवाइड करता हूं पहले की तरह, ये हो गया Q T S और मैंने इसको ले लिया Y, Y मत लो यार, R ले लो, R भी लो, P ले लो, QTSP, ओके। तो जो ऊपर वाला है उस पर फोर्स कैसे आ रहा था, फोर्स इस वाले हिस्से पर QT पर फोर्स कैसे था, इस पर फोर्स कैसे था FTS, इस पर फोर्स कैसे था FSP, इस पर फोर्स कैसे था करके देखो FP, ओके। जब इसको कंपोनेंट में आप तोड़ोगे तो नीचे वाला जो सेमी सर्कल है, नीचे वाला सेमी सर्कल, उस पर फोर्स डाउन आएगा, ऊपर वाले सेमी सर्कल पर अप आएगा, फोर्स कितना आएगा 0, यानी कि if any current carrying ring any current carrying ring is placed in a magnetic field
B naught. Okay, then net force on the ring is 0. Net force on the ring is 0. ओके, ये आंसर आ गया हमारा। ये अब कंक्लूजन हो गया। मतलब अगर कहीं फुल रिंग की जाती है और आपका है कि मैकेनिकली इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज लगा हुआ है, तो नेट फोर्स कितना पिक करेंगे आप? 0। 22 शायद हो गया है, 23 हो गया है, 24 हो गया है, 25 भी हो गया है, 26 नहीं हुआ है, ये हो गया है ना? 23 नहीं हुआ है, हो गया 23। ठीक है, ओके। इसमें दिया हुआ है 2 रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई इन अ कॉइल ऑफ रेडियस r प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन एट डिस्टेंस f दिस। ये फार्मूला होता है, ये पता है आपको, फार्मूला होता है। अनदर सिमिलर कॉइल ऑफ दिस कैरिंग इक्वल करंट प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। मान लिया कोई 2 रिंग्स है, ऐसे है, another ring is like this, ऐसे फ्लो कर रही है करंट। ओके, सो हु इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन? परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? एक्स वाई या जेड? वाई जेड प्लेन में है ना, तो एक्स इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इधर डायरेक्शन सेट नहीं है, एक्स है। अब ये बताओ, अगर ये दोनों कॉइल सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हो, आर रेडियस की कॉइल है, ये भी आर रेडियस की कॉइल है, ओके, आई आई, ओके, तो इनके बीच में आर डिस्टेंस पर, दोनों तरफ से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा या नॉन जीरो? पहले तो ये बताओ आप मुझे। कॉइल्स आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट हियर, तो यहां से भी आर डिस्टेंस पर है और ऊपर से भी आर डिस्टेंस पर। मैग्नेटिक फील्ड विल बी डबल टू ईच रिंग और 0, इट वुड बी नॉन जीरो, ऑब्वियसली बात है। तो वो कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर ये रिंग 1 है और ये रिंग 2 है, तो नेट जो होगा B1 प्लस B2 वो किसके बराबर होगा? 2B1 के, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में कैरी हुआ है। कितना होगा? 2 इंटू एक का कितना होगा? म्यू नॉट आई, रेडियस कितना? आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना? आर स्क्वायर पावर 3/2, डायरेक्शन वुड बी एक्स कैप। ओके, तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? म्यू नॉट आई, ओके, डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2r 2 का 3/2 कितना होगा? 2√2 r, इस डायरेक्शन में होगा, एक्स में। ये आंसर होगा ए आंसर आएगा। आर डिनोमिनेटर में आएगा, ना कि न्यूमरेटर में। ओके, अरे भाई ये भी समझ में नहीं आया। ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अब डिस्टेंस वाला भी मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन। इट इज जस्ट रिपीटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 किया था ना हमने। क्वेश्चन नंबर 34 में आप आर की जगह, मतलब ऐसे था, 34 क्वेश्चन था जिनको समझ में नहीं आया। ओके, अभी कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, 34 हमने कर लिया था पहले। ओके, उसमें करना है बस, ये करवाना ही चाहिए। यहाँ पर जो डिस्टेंस आर की हुई है उनके बीच की, ठीक है, इस क्वेश्चन में कितनी है वो बताओ। तो ये कह रहे हैं आर
डिस्टेंस 2r, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2r, और इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है r। ओके, तो क्या फर्क है इन दोनों क्वेश्चन में? व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पर हम कितना दूर निकाल रहे हैं यहाँ से? r डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं ना, और उसमें कितने पर निकाल रहे थे? r/2 पर। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं, एवरीथिंग एल्स इज सेम। बताओ। दो सेमी सर्कुलर वायर्स हैं, ऐसे समझो जैसे एक सर्कुलर कॉइल थी ऐसे एक्स वाई प्लेन में यूं। अब इसमें क्या किया, ये है आपका एक्स एंड ये है वाई, ये एक्स ये है वाई। ओके, इसको क्या किया, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, तो मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसको उठाया यहाँ से, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसको ऊपर बिल्कुल ऊपर ऐसे मोड़ दिया। इस वाले पोर्शन को जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ओके, यहाँ से उठाकर मोड़ दिया, तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक वाला, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा? ठीक है, ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो कौन से प्लेन में भेज दिया है? इस डायग्राम पर ठीक नहीं लग रहा है, ओके, वो कहाँ भेज दिया है, कौन से प्लेन में? देखो, two semicircular conducting wires of radius a with origin as their common center or ABC lies in xy plane, okay, where CDA lies in xz plane। तो ये होगा कैसे, मैं बताता हूँ। ये कौन से प्लेन में हो गया, करंट ऐसे जा रही है इसमें xy प्लेन, ओके। अब इस वाले वायर को क्या कर दिया है, xz प्लेन में भेज दिया, तो ये आधारिंग हो गया। अब व्हाट आई डू इज I make z एक्सिस। अब क्या है, जो दूसरा वायर है वो कौन से प्लेन में है, सेमी सर्कल, ऐसे, ओके। अब बेटर दिख रहा होगा शायद आपको, इसमें करंट ऐसे आ रही है, ठीक है, ये जॉइंट हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, समझ गए? ओके, अब बताओ किधर होगा, कितना होगा, एक एक करके बताओ। जो हाफ सर्कल है, जो एक्स वाई प्लेन वाला, जो बी एक्स वाई प्लेन वाला हाफ सर्कल है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0 आई ओवर कितना, ए रेडियस है ना, पूरे सर्कल का आधा होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड ग्रिप रूल से डायरेक्शन बताओ, एक्स वाई प्लेन वाला ये वाला, अगर ऐसे करंट जाए इसमें तो आपका थंब किधर जाएगा, अगर करंट की डायरेक्शन आप फिंगर मोड़ोगे तो इट शुड बी अलोंग प्लस जेड और नॉट, टेल मी। अब आ जाइए जो एक्जेक्ट प्लेन में है लूप आधा, उसका क्या होगा, बी एक्जेक्ट प्लेन कितना होगा बोलो, म्यू 0 आई ओवर 4a, किस तरफ होगा डायरेक्शन, फिंगर को मोड़ो आप कौन से प्लेन में, एक्स जेड वाले प्लेन में, तो आपका डायरेक्शन थंब किस तरफ जा रहा होगा, प्लस वाई में, एम आई राइट और नॉट? तो नेट मैग्नेटिक कितना हो गया, बी नेट कितना हो गया, बी एक्स वाई बी एक्स जेड म्यू नॉट आई ओवर 4a y cap plus z cap, this is the answer final, okay, which option is best, not exact, exact आंसर नहीं दिया हुआ है, exact नहीं दिया हुआ है, चलिए एक कंपोनेंट y में एक कंपोनेंट z में, इसमें देखो ये x में बता रहा है मैग्नेटिक को गलत, ये किस में बता रहा है, y z में, तो ये हो सकता है, इससे बेहतर ऑप्शन चेक करते हैं, ये तीनों में बता रहा है x भी y भी z भी गलत है, ये किस में बता रहा है, -x में गलत है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है,
आई एंड आई। 28 हम कर चुके हैं, 28, 29 हम कर चुके हैं, 30 हम कर चुके हैं, 31 कर चुके हैं, 32 कर चुके हैं, 33 भी कर चुके हैं, 53 सीधे। फिफ्टी थ्री से पहले कोई 42 बता रहे हैं, 42 कर लेते हैं। करो आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मैं स्लाइड नंबर इंसर्ट कर देता हूँ। फोर्टी में बचा हुआ है, 40 में क्या था भाई? फोर्टी तो हो गया। 42 बताइए क्या होगा? Okay, now you can see that these two plates carrying charge density positive and positive, okay, are traveling along y direction. तो आप बता सकते हैं, अगर मैं अब इसको मैं 1 लेता हूँ, इसको मैं 2 काउंट करता हूँ, then surface current density would be sigma v, है क्या नहीं? किस डायरेक्शन में? सिग्मा v y कैप में, k2 दोनों पॉजिटिव है, वो भी y में जा रहा है, तो इस पर भी करंट ऐसे है, इस पर भी करंट ऐसे। तो अब बताइए, मैंने आपको कहा था क्या कि जब दो पैरेलल करंट्स होगी तो बीच में मैग्नेटिक जीरो होगा या बाहर? प्लस सिग्मा से आप रिलेशन लेंगे तो बी अब क्या होगा? जीरो या नॉन जीरो? सिमिलर करंट है, ओके, ये याद है आपको? कुछ मैंने बोला था, बाहर नॉन जीरो होगा, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स के वो नॉन जीरो होगा। कितना होगा? फार्मूला क्या बनता है इसका? म्यू नॉट के बाई 2 प्लस म्यू नॉट के बाई 2 दोनों का म्यू नॉट के, ओके। और डायरेक्शन क्या होगा? मतलब आप जरा देख लेना जाकर, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, म्यू नॉट सिग्मा वी होगा, म्यू नॉट के होगा, यानी कि के का वैल्यू कितना है? सिग्मा वी। डायरेक्ट होगा, डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट इज वाई, और पॉइंट अब यहाँ है, तो ये कौन सा पोजीशन वेक्टर हुआ? ये हुआ z, तो y क्रॉस z, डायरेक्शन हुआ x, तो अब द प्लेट डायरेक्शन हुआ प्लस x। चेक इट प्लीज। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जैसे वो टॉप प्लेट विल हैव लार्जर मैग्नीट्यूड देन द मिड पॉइंट और स्मॉलर मैग्नीट्यूड देन द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी कि बिटवीन, बिटवीन जीरो होगा, लार्जर मैग्नीट्यूड और स्मॉलर मैग्नीट्यूड, लार्जर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? प्लस x या माइनस x, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी प्लस x, तो सी ऑप्शन सही है, लार्जर एंड प्लस x, ओके। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। सर 13 नंबर स्लाइड। नंबर सर, सर एक बार फर्स्ट स्लाइड पे दिखा दीजिए। फर्स्ट स्लाइड 26 फर्स्ट सारी दिखा देता हूँ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th,
14, 15. ओके, और बताओ। सर 4 नंबर स्लाइड शो नहीं हुई। ओके सर, थैंक यू। और बताओ। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर आप बार मैग्नेट का रिलेटेड प्रॉब्लम कराएंगे तो? क्या बार मैग्नेट का रिलेटेड प्रॉब्लम आता है वो कराएंगे तो? बार मैग्नेट का कैसा प्रॉब्लम आता है? मतलब अगर कोई लूप का साइड में बार मैग्नेट जा रहा है, उसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल जा रहा है, तो उसका करंट का डायरेक्शन ईएमएफ में आएगा ना वो, तो ईएमएफ में आएगा ना वो तो प्रॉब्लम। अच्छा 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 डायनेमिक्स ओके 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 सर, सॉरी सर। डायनेमिक्स का पहला ही टॉपिक है वो, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डायनेमिक्स का पार्ट है। ठीक है, और बताइए। सर एक बार 9th नंबर स्लाइड दिखा दो। 9 नंबर पर। थैंक यू सर। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कल।